2। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? पहले मुझे आंसर दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मैं डॉक्टर ऋतु चतुर्वेदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चरखारी से आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। बलवन उसका नाम है। हाँ ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो फिर मैं अब पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दूंगी और इसके बाद आज शाम को आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया जाएगा, जिसे आप जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपने संबंधित विषय पर या संबंधित टॉपिक पर कितनी पढ़ाई की है। तो मैं स्लाइड्स के माध्यम से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। आपको स्लाइड्स दिख रही हैं? ठीक है, ठीक है। आज गुलाम वंश के अंतिम जो शासक है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ चुके हैं, इल्तुतमिश को पढ़ चुके हैं और रज़िया को पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रभावशाली शासक के तौर पर बलवन के बारे में आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे मल्टीपल चॉइस में उसी को कवर करने की, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही कवर करने की इसमें कोशिश की जाएगी। देखिए, बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम इसका बहाउद्दीन था। ठीक है ना? तो ये पूछा जा सकता है कि बलवन के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बचपन में इसको मंगोल दास बना करके बगदाद से खरीद कर ले गए थे। फिर बाद में, चूँकि योग्य व्यक्ति होता है वो कहीं भी रहता है, वो अपनी योग्यता सिद्ध ही कर लेता है, तो बचपन में फिर इसको इल्तुतमिश ने ख़रीद लिया था। तो बचपन में इसका नाम बहाउद्दीन था, जिसे मंगोलों ने बगदाद से इसको ख़रीद लिया था, अपना दास बना लिया था, गुलाम बना लिया था। आपको मालूम है कि आप गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसके ज़्यादातर जो रूलर थे, शासक थे, ये किसी न किसी के गुलाम थे। तो इल्तुतमिश ने इसको क्या बनाया? इल्तुतमिश ने इसको 40 गुलामों का दल, हमने आपको पढ़ाया था कि इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का दल या तुर्काने चहलगानी, तुर्काने चहलगानी नहीं, ठीक है, 40 अमीरों या 40 गुलामों का, अपने अधीन 40 गुलामों का एक दल बनाया था। ठीक है, और इनको कई अच्छी पोस्टों में उसने बैठाया था। ठीक है, और ये पूरी तरीके से इल्तुतमिश की बात भी सुनते थे। लेकिन जब बाद में जो कमज़ोर राजा आते थे या इनके राजाओं के जो कमज़ोर बच्चे होते थे गद्दी पर बैठते थे, तो फिर ये क्या करते थे? तुर्काने चहलगानी जो थे, यानी 40 गुलामों के जो दल था, ये जो है अपनी पसंद का राजा गद्दी पर बैठा देते थे। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गए थे? शक्तिशाली होने लगे थे। तो उनके दल का ये एक सदस्य था। पूछा जा सकता है कि बलवन किस दल का सदस्य था? तो बलवन तुर्काने चहलगानी दल का सदस्य था। ठीक है, और आपको ये बता दें कि 40 गुलामों का दल यानी तुर्काने चहलगानी का अंत करने वाला, तुर्काने चहलगानी का अंत करने वाला, शुरुआत आपसे पूछी जा सकती है कि तुर्काने चहलगानी का प्रारंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसकी स्टार्टिंग की थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि अंत किसने किया था? तो बलवन ने किया था। ठीक है, कैसे किया था? किसी को जहर दिया था, किसी को फांसी पर लटका दिया था, ठीक है, और किसी को हाथी के पाँव के नीचे आप ये देख रहे हैं दबवा दिया था। ठीक है, इस तरीके से 40 गुलामों के दल का, ठीक है,
40 गुलामों के दल का अंत करने वाला कौन था? बलबन। स्टार्टिंग करने वाला कौन था चालीसा की? वो था इल्तुतमिश, और अंत करने वाला था बलबन। क्यों बलबन ने अंत किया? क्योंकि बलबन खुद शक्तिशाली हो गया था 40 गुलामों में दल में रहते रहते, तो उसको पता था कि हमें 40 गुलामों का खात्मा करना है, नहीं तो जब हमारे बच्चे कमज़ोर आएंगे या हम जब कमज़ोर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो ये हमको भी मार करके जो है गद्दी पर बैठ जाएंगे, कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें से। तो उसने जो है तुर्कान चहलगानी का अंत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने जो है तुर्कान चहलगानी का प्रारंभ किया था, यानी 40 गुलामों का दल बनाया था इल्तुतमिश ने, और समाप्त किया था बलबन ने। देखिए, बलबन का शासनकाल 40 वर्ष का रहा, ठीक है, 40 वर्ष इसने शासन किया। 20 वर्ष इसने प्रधानमंत्री शासनकाल किया, प्रधानमंत्री के रूप में, और 20 वर्ष इसने सुल्तान के रूप में शासन किया। अब कैसे शासन किया? देखिए, रजिया के समय में, इल्तुतमिश के समय में इसको कौन सी गद्दी मिली, क्या मिला हुआ था? इल्तुतमिश के समय में ये क्या था? 40 मंडल में था, 40 गुलामों में था, ठीक है। ये 40 गुलामों में था। और इल्तुतमिश की बेटी जब बनी रजिया के समय में, ये अमीर शिकार के पद पे था। ये भी पूछा जा सकता है। जितनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमीर शिकार के पद पर था, ठीक है। जब रजिया गद्दी से हटी, तो रजिया के बाद रजिया के 3 भाई थे, बहराम शाह, मसूद शाह, और सबसे छोटा था नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद से इसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, यानी नसरुद्दीन महमूद को क्या बना लिया? अपना दामाद बना लिया, ठीक है। सबसे छोटा सुल्तान था तो उसको अपना दामाद बना लिया। और जो ये दामाद था, ये बहुत इजी गोइंग था, मतलब बहुत सादा जीवन बिताने वाला, और शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो इसने सब कुछ अपनी शासन सत्ता किसके हाथ में सौंप दी थी? इसको बलबन को सौंप दी थी, और बलबन को कहा था भैया आप जो है ये सब कुछ संभालिए। तो ये नसरुद्दीन महमूद के समय में 20 वर्ष एज ए प्रधानमंत्री के तौर पर रहा, और जब नसरुद्दीन महमूद नहीं रहा तो इसके बाद इसने गद्दी ले ली, और गद्दी लेने के बाद ये 20 वर्ष सुल्तान के रूप में रहा, ठीक है ना। 1266 से 1286 के रूप में ये एज ए सुल्तान रहा। 1266 से 1286 ये सुल्तान, ये तारीख डेट पूछी जा सकती है आपसे, ये कब से कब तक सुल्तान रहा। ये सुल्तान के रूप में रहा, कौन? बलबन, ठीक है, ठीक है। 1266 ईस्वी में बलबन, यहाँ ना सॉरी, पेन का आइडिया लगा रहा, ये बलबन जो है दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ, ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे किस सन में या कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। हाँ, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं बलबन के संबंध में। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इल्तुतमिश एक स्ट्रॉन्ग शासक था, ठीक है। इल्तुतमिश स्ट्रॉन्ग था, कैसा था? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग शासक होने का मतलब ये है कि वो सब कुछ संभाल कर रखता था। उसके समय में विद्रोह नहीं होते थे, उसके समय में जनता उसकी बात मानती थी। इसके बाद कौन इंपॉर्टेंट शासक आया? इल्तुतमिश के बाद आया रजिया, ये भी इम्पोर्टेंट शासिका थी, लेकिन 4 वर्ष शासन किया। इसके समय में भी अच्छी चीज़ें थी, जनता इसकी बात सुनती थी। यानी गद्दी पर अगर स्ट्रॉन्ग शासक बैठा होता था तो जो है जनता उसकी बात सुनती थी। लेकिन जब बीच बीच में कमज़ोर शासक हो जाते थे तो गद्दी का यानी तख्त का तख्त की जो महत्व होता था वो गिरने लगता था। जनता या राजा की बात नहीं सुनती थी, सेना विद्रोह करती थी, सेना भी बात नहीं सुनती थी, अपनी मनमानी करने लगती थी, ठीक है। 40 गुलामों के दल अपनी मनमानी करने लगते थे, और मंगोलों के आक्रमण बराबर हो रहे थे देश में, ठीक है। मंगोलों के आक्रमण, मंगोल कहाँ से आते थे? आप ये समझिए, ये भारत का नक्शा है, तो ये उत्तरी पश्चिमी सीमा है जो यहाँ से
यहाँ से बराबर अटैक करते थे मंगोल, ठीक है। तो उसने क्या किया, रक्त और लौह, रक्त माने क्या होता है, खून, और लौह माने लोहा, लोहा यानी तलवार, ठीक है। रक्त माने खून, ब्लड, यानी कि किसी भी सत्ता को काबिज कैसे किया जा सकता है, अपना खून दे करके या तलवार से। रक्त और लौह यानी देश को मंगोलों से कैसे बचाया जाएगा, खून देकर और तलवार से, यानी युद्ध करके। तो खून दो अपना और युद्ध करो, इससे ही तख्त मजबूत होता है और इससे ही हम आने वाले दुश्मनों पर को अटैक करने से रोक सकते हैं और इससे ही हम ताज की महत्व को बचा कर रख सकते हैं। तो बलबन के द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी, यानी कि अपना बलिदान, खून का मतलब, रक्त का मतलब बलिदान देना और लौह का मतलब होता है अब युद्ध करना, ठीक है ना। तो बलिदान देकर और युद्ध करके ही हम अपनी सत्ता को मजबूत बना सकते हैं, देश में होने वाले आक्रमणों से देश की रक्षा कर सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत में या रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो 4 ऑप्शन आप में आएंगे, तो उन 4 में से एक बलबन होगा, उसमें ऑप्शन में आप टिक कर दीजिएगा। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत अपनाया था, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस शासक द्वारा राजत्व का सिद्धांत अपनाया गया था। तो देखिए राजत्व का सिद्धांत क्या होता है। राजत्व का सिद्धांत ये होता है कि जब गद्दी कमज़ोर पड़ गई, कमज़ोर शासक गद्दी पर बैठने लगे, तो राजा ने अपने आप को क्या दिखाया, सुल्तान ने अपने आप को दिखाया कि मैं अल्लाह के द्वारा भेजा गया हूँ, ठीक है ना। अब इसने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा इसलिए बनाया कि जनता या जो भी और जो दरबार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग होते थे वह राजा को महत्व दे। महत्व क्यों दे, क्योंकि बीच बीच में जब कमज़ोर शासक होते थे तब ताज की शक्ति, यानी ये ताज जो धारण करने वाला ताज है और ये जो सिंहासन है, इसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती थी। राजा को जनता पूछती नहीं थी, जो दरबारी लोग हैं उसकी बात तो महत्व नहीं देते थे। जब कोई वो आदेश निकालता था उसकी आदेश का पालन नहीं होता था। तो इल्तुतमिश ने इसको किससे जोड़ा, राजत्व का सिद्धांत, यानी कि ये जो है, जो ये हमारा पद है, ये जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये अल्लाह के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। और जो है इसको हमको किसने चुना है, हमको अल्लाह ने चुना है। इसलिए आप अल्लाह, हमें ये माने कि हम अल्लाह के ही प्रतिनिधि हैं। हम जो भी जुबान से बात निकालेंगे वो आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह का ही आदेश है। तो इस तरीके से उसने जो है अपने आप की निरंकुश सत्ता, यानी निरंकुश सत्ता का मतलब ये है कि मतलब सब कुछ सुल्तान ही सर्वोपरि होगा, ठीक है ना। और बहुत सारे नियम इसके लिए उसने बनाए और राजत्व का सिद्धांत भी निकाला। राजत्व का सिद्धांत का सीधा सीधा मतलब है कि जो सुल्तान होता है वह अल्लाह द्वारा या ईश्वर द्वारा गद्दी पर बिठाया जाता है। उसकी बात सुनो, उसकी बात मानो, क्योंकि वो जो कुछ कह रहा है समझो कि वह अल्लाह कह रहा है या ईश्वर कह रहा है। बलबन ने सुल्तान को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत खुदाई, आपको ऐसे पूछा जाएगा कि नियामत खुदाई किसने अपने आप को माना, यानी खुदा का प्रतिनिधि किसने भेजा है सुल्तान को, खुदा ने, ठीक है ना। तो नियामत खुदाई का मतलब खुदा का प्रतिनिधि, ठीक है, यानी खुदा के बदले वो शासन कर रहा है। खुदा होता है ना कि एक सुल्तान बैठा हुआ है गद्दी पर, यानी कि ये मान लीजिए कि इसको अभी पहले हमने समझाया आपको कि इसको जो खुदा ने अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है और ये गद्दी पर बैठा है, यानी खुदा ही समझ लीजिए आप लोग एक तरीके से गद्दी पर बैठा है, इसकी बात आपको सुनना है। तो ये पूछा जा सकता है नियामत खुदाई अपने आप को किसने कहा था, तो बलबन ने कहा था। सिजदा और पाइबोस, देखिए इस जो बलबन था वो बहुत ही ऐसा शासक था जिसने अपने आप को क्या कहते हैं ताज की प्रतिष्ठा, गद्दी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, क्योंकि प्रतिष्ठा बहुत कमज़ोर हो जाती थी जब कमज़ोर शासक आता था, ठीक है। तो प्रतिष्ठा हो जाती थी, क्या कहते हैं, कमज़ोर हो जाती थी, तो सुल्तान जो है उसको मजबूत करने के लिए कुछ नियम बनाते थे। तो बलबन ने सिजदा और पाइबोस प्रथा बनाई थी। क्या कहते हैं सिजदा क्या होता है, देखिए ये व्यक्ति जो है ये सर झुका रहा है, ठीक है ना। सुल्तान के पैरों पर अपना सर झुकाना, ये सिजदा किया जाता है।
और सुल्तान के पैरों को अपने मुंह से चूमना, ये पायबोसी कहलाती है। तो सिजदा मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना, नहीं झुक करके, मतलब जो उसका जो पैर है उसके पास सर झुकाना, उसको सिजदा कहते हैं। और पायबोसी, पाय मतलब पैर, बोस माने चूमना। तो ये दोनों प्रथाएं अपने दरबार में बलबन ने चलाई थीं। देखिए, मद्यपान का निषेध, शराब पीने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था बलबन ने। कोई भी अमीर, अमीर का मतलब है पैसे वाला नहीं, दरबार के प्रमुख पद जो होते थे उनमें उनको अमीर पद कहलाते थे। उसमें बहुत अलग अलग डेफिनेशन होती थी कि ये पद है, ये पद है, लेकिन जो दरबार से जुड़े हुए लोग थे उनको अमीर कहते थे। तो कोई भी दरबार का व्यक्ति मद्यपान नहीं कर सकता। मद्यपान का मतलब होता है शराब पीना। तो शराब पूरी तरीके से उसने बंद करा दी थी पीना। क्यों बंद करवा दी थी? क्योंकि शराब पीने से लोग जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो शराब पी के षड्यंत्र रचते हैं। और षड्यंत्र किसके खिलाफ होता है? सुल्तान के खिलाफ होता है। तो जब शराब नहीं पियोगे तो दिमाग से मदहोश नहीं होगे, दिमाग आपका ख़राब नहीं होगा, और आप जब जो है सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर पाओगे। तो उसने मद्यपान का पूरी तरीके से निषेध कर दिया था कि बंद हो गया है शराब, अब कोई शराब नहीं पिएगा। ठीक है। दरबार में हंसने और बोलने की इजाज़त नहीं थी। अलाउद्दीन ने पूरी तरीके से मना कर दिया था कि कोई भी दरबार में अगर आएगा तो उसको दरबार में ना तो हंसना है ना ही बोलना है। सिर्फ वह सिर झुका करके या खड़े हो करके सिर्फ सुल्तान की बात को ही सुनेगा। और ये सब उसने क्यों किया? ये ताज जो है ना, ये जो जिसमें बैठा हुआ है, ये ताज पहने, इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उसने ये सारे नियम बनाए थे। अमीर वर्ग आपस में विवाह संबंध नहीं बना सकते थे। यानी मान लीजिए एक दरबार का व्यक्ति है, ठीक है, दरबारी व्यक्ति है जो अच्छे पद पर है, ये एक दूसरा दरबारी व्यक्ति है, ये भी अच्छे पद पर है, दोनों दरबार के लोग हैं। तो ये लोग क्या करते थे? इसका मान लीजिए पुत्र है, इसकी मान लीजिए पुत्री है, तो ये आपस में विवाह संबंध बना देते थे। इससे क्या होता था? ये दोनों बहुत स्ट्रांग हो जाते थे, दोनों मजबूत हो जाते थे, और फिर किसके खिलाफ षड्यंत्र करते थे? सुल्तान के खिलाफ। ठीक है ना। तो ये सब ना हो पाए तो इसके लिए उसने तो 40 मंडल का दमन किया था, और अमीर वर्ग जो है किसी भी तरीके से विवाह संबंध आपस में नहीं बना सकते थे। ठीक है ना। और जो है इसने मद्यपान का निषेध किया था, और गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी, जो कि जिस पर ये पूरी नज़र रखता था अमीरों पर कि देखो अमीर लोग जो है हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसने जो है ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने की और अपनी ताकत को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार, फारसी मतलब ईरानी, ठीक है, तो ये एक ईरानी त्योहार मनाता था, ठीक है, जिसका नाम था नौरोज़। अपने आप को वहाँ का उस वंश का मानता था। ठीक है। ये वैसे इलबरी था, इलबरी तुर्क था। तो ईरान में ये त्यौहार मनाया जाता था। इसमें क्या होता था? नृत्य होता था, ठीक है, शिकार होता था, गाना बजाना होता था। जैसे दरबार में आप देख रहे हैं ये लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट लिए हुए हैं गाना बजाने का, ठीक है ना, गाना बजाना होता था। ठीक है। इस तरीके से ये एक ईरानी त्यौहार था जिसको कहते थे नौरोज़ या नवरोज़। ये नया वर्ष, उनका जो ईरानी कैलेंडर था उसमें नया वर्ष मनाने का ये त्यौहार था, नया वर्ष मनाते थे। तो ये अपने दरबार में ये त्यौहार मनवाया करता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकता है कि कौन सा ईरानी त्यौहार जो है बलबन अपने दरबार में मनाया करता था। तो नौरोज़ मनाया करता था। इसने एक मजबूत गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। हमने आपको बताया था कि कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी सल्तनत तभी मजबूत होती है जब वहाँ की गुप्तचर व्यवस्था मजबूत होती है। तो ये जो है इसने एक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी। किसके खिलाफ आक्रमण कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कौन कौन हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहा है उसे जानने के लिए, और इसके जो दरबार के लोग हैं वो तो नहीं इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे, समाज में क्या चल रहा है इसको जानने के लिए यह गुप्तचर विभाग की इसने स्थापना की थी। जो गुप्तचर सही जानकारी देता था इसको यह इनाम देता था। अगर किसी गुप्तचर ने गलत जानकारी दी तो उसे यह मृत्युदंड भी देता था। तो एक मजबूत गुप्तचर विभाग की इसने स्थापना की थी। देखिए, हमने आपको बताया था पहले ही कि मंगोल भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके से
आक्रमण बराबर कर रहे थे, ठीक है, इधर वाले इलाके से, यानी कि ये अफ़गानिस्तान वाले इलाके से बराबर आक्रमण कर रहे थे, तो उसके लिए उसने एक अलग से सेना बनाई थी, ठीक है, यह सैन्य विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज। ये सिर्फ मंगोलों से लड़ने के लिए था, ठीक है, और उसकी स्थापना की थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मंगोलों से आक्रमण को बचाने के लिए उसने कौन से विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने अर्ज नाम के विभाग की इसने स्थापना की थी। तो ये स्लाइड समाप्त हो गई है। किसी की देखिए, बलवन जो था ये खुद भी नहीं हंसता था दरबार में और पूरी तरीके से शांत रहता था, और इसने आम लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। इसने अपने पुत्र की जब इसकी मृत्यु हो गई थी तो ये दरबार में सबके सामने रोया भी नहीं था, अकेले में चुपचाप बैठ करके अपने कमरे में जा कर के ये फूट फूट के रोया था। इसने ऐसा क्यों किया था? इसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि एक राजा को जब तक अपने आप को मजबूत नहीं दिखाएगा जनता के सामने, अपने दरबार के लोगों के सामने, तो दरबार के लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे। तो तख्त और ताज की जो है इज़्ज़त को बचाए रखने के लिए, उसकी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए उसने ये सारे नियम बनाए थे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बता दे, चैट में लिखकर भेज सकता है। आज शाम को आप लोगों को इन चारों टॉपिकों से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक वो आएगा, लिंक आएगा, उसको आप लोग खोल करके सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। किसी बच्चे का कोई क्वेरी? तो ठीक है, किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो चैट पर लिख करके पूछ सकता है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये क्लास समाप्त हो रही है आज की।